की बुक के चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, जिसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि हेनरी फेयोल आखिर कौन थे। तो हेनरी फेयोल का जन्म फ्रांस में 1841 में हुआ था। वो एक माइनिंग इंजीनियर थे अपनी कंपनी में, और 1888 में उनका प्रमोशन मैनेजिंग डायरेक्टर्स में हो गया था। उस टाइम पे उनकी कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली थी। तभी हेनरी फेयोल ने इसे एक चैलेंज के रूप में देखा और अपने मैनेजरल टेक्निक्स की हेल्प से अपनी कंपनी को इस सिचुएशन से बहुत ही सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया, और इसके बाद उसकी कंपनी बहुत ही अच्छे से काम करने लगी थी। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था हेनरी फेयोल की हिस्ट्री के बारे में। अब हम जानते हैं कि आखिर हेनरी फेयोल के मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। तो हेनरी फेयोल ने सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरल स्किल्स के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन दिया था कि ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। इसके बाद जो हेनरी फेयोल थे उन्होंने ही प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के मेन स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया, जिसमें कुछ मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसी के साथ हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी डेवलप किया, जो मैनेजर्स के लिए गाइडलाइन के रूप में काम करते हैं जब वो मैनेजरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। और इन्हीं सब कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स भी कहा जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, जिनमें सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो वर्क है उसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए और अलग अलग लोगों को दे देना चाहिए, और कभी भी पूरे टास्क को सिर्फ एक ही पर्सन को नहीं देना चाहिए। और जो भी छोटे छोटे टास्क हम अलग अलग पर्सन्स को दे रहे हैं वो टास्क उनकी कैपेसिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से ही होना चाहिए, जिसे वो पर्सन अच्छे से कर सके। और क्योंकि एक पर्सन एक ही टाइप का टास्क करता है तो उसे बार बार करने के कारण वो उसमें स्पेशलाइज हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी भी उस टास्क को करने में बहुत ही बढ़ जाती है। और हेनरी फेयोल इसके साथ ये भी कहते हैं कि सिर्फ फैक्ट्री वर्क को ही हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए अलग अलग लोगों में, बल्कि टेक्निकल और मैनेजरल स्किल्स और जो दूसरी जॉब्स हैं उनको भी सारे कामों को डिवाइड करना चाहिए छोटे छोटे सेगमेंट्स में या पार्ट्स में, वो भी उन्हीं लोगों को जो उस काम को करने में स्पेशलाइज्ड हो। जैसे कि इस प्रिंसिपल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस है और अगर हम उस बिजनेस के सारे टास्क सिर्फ एक ही पर्सन को दे दें, जैसे कि उस बिजनेस में जो सेल्समैन का काम करना है वो भी वो पर्सन अकेले ही करेगा, जो परचेजिंग का काम होगा उस बिजनेस का पूरा वो भी अगर वो अकेले ही संभालेगा, जो अकाउंटिंग का काम होगा पूरे बिजनेस का अगर वो भी वो अकेले ही संभालेगा, और साथ ही जो कैशियर का काम होता है वो भी अगर वो अकेले ही संभालेगा, तो उस पर वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा और वो कोई भी काम को ढंग से नहीं पूरा कर पाएगा। इसीलिए इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर वो सेल्समैन के लिए अगर एक आदमी को अपॉइंट कर ले, एक अकाउंटेंट को अपॉइंट कर ले और परचेजिंग के लिए किसी को अपॉइंट कर दे, तो सारा काम डिवाइड हो जाएगा अलग अलग लोगों में और सभी पे वर्कलोड भी कम हो जाएगा और सभी उस काम को अच्छे से कर सकेंगे। तो इसी तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल काम करता है, जिनमें हम काम को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हम इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं। तो इसका पहला पॉजिटिव इफेक्ट है स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हम काम को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर रहे हैं और उन लोगों को वो काम बार बार करना होता है, तो वो उस काम को बार बार करते करते उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं, वो उस काम को और अच्छे से कर सकते हैं। इसका जो सेकेंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि जो आदमी है वो एक ही काम को कर रहा है, उस पर वर्कलोड भी बहुत कम है, तो इसीलिए वो उस काम को अच्छे से कर सकता है, उस काम को करने में एक्सपर्ट बन सकता है और वो कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए उस काम को पूरा कर सकता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी उस कंपनी की। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं या इस प्रिंसिपल को फॉलो न करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है वो है लैक ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि सारे काम अगर एक ही आदमी कर रहा है तो कभी भी सारे कामों को एफिशिएंटली पूरा नहीं कर पाएगा और इसीलिए जो कॉस्ट होगी उस पूरे बिजनेस की वो भी बढ़ जाएगी। जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है वो है देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब है क्योंकि सारे काम एक ही आदमी कर रहा है तो किसी पे भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा, किसी में भी स्पेशलाइजेशन अपनी इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो ये थे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो। अब हम चलते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे, जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो अथॉरिटी होती है इसका मतलब होता है अ पावर टू मेक द डिसीजन, मतलब किसी डिसीजन को लेने के लिए जो पावर्स दी जाती है एक आदमी को वो है उसकी अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका मतलब होता है एन ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। इसका मतलब होता है जो इंसान होता है जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, अगर वो पूरा नहीं होता है तो वो ही
उस काम के पूरा न होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी को दी जाती है वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी हिसाब से उसे अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। अगर हम अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दें और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम दें तो उस हिसाब से उसके रिजल्ट्स बहुत ही नेगेटिव होंगे, और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बढ़ा दें और उसी के हिसाब से अथॉरिटी हम उसे नहीं दें तो भी काम पूरा नहीं हो पाएगा टाइम के हिसाब से। तो इसीलिए एक मैनेजर्स के पास राइट होना चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट को पनिश कर सकें अगर वो अपनी मर्जी से उनके काम को या उनके ऑर्डर्स को पूरा न करें, वो भी बिना किसी कारण से। तो अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कंपनी में किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि उनको एक वीक में 1000 ऑर्डर्स को पूरा करना है और उन्हें कोई भी अथॉरिटी नहीं देते हैं, मतलब उन्हें कोई भी पावर्स नहीं देते हैं किसी भी वर्कर को कुछ भी काम देने की, तो इस हिसाब से वो कभी भी अपने ऑर्डर्स को अकेला पूरा नहीं कर पाएगा। साथ ही अगर हम दूसरा केस लें जिसमें हम एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि उन्हें 500 ऑर्डर्स को पूरा करना है एक वीक में, साथ ही उन्हें अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो 10 पीपल्स को ऑर्डर दे सकते हैं अपने काम को पूरा करवाने के लिए, और वहीं थर्ड केस में हम एक आदमी को सिर्फ 100 ऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और साथ में उसे 20 पीपल्स की अथॉरिटी दे रहे हैं अपने काम को करवाने के लिए। तो इन तीन केसेस में जो फर्स्ट वाला केस है उसमें उस आदमी के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और वो अकेला पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने दिए गए टाइम में अपने टास्क को फुलफिल नहीं कर सकता। जो थर्ड वाला केस है उसमें ऑर्डर्स बहुत कम है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है और जो अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा दी गई है। तो इसमें उस आदमी के पास पूरा चांस है कि वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करे और इसमें रिसोर्सेज का वेस्टेज भी होता है। और जो सेकंड केस है जिसमें अथॉरिटी के हिसाब से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो सबसे एफिशिएंट केस है, क्योंकि इसमें अथॉरिटी का कोई भी मिसयूज नहीं हो रहा है और जो आदमी है वो भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकता है, वो भी टाइम पर। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल कि अगर हम इस प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करते हैं तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। तो इसका फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट है कि कोई भी मिसयूज नहीं होगा अथॉरिटी का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एक दूसरे के हिसाब से दी गई हो तो। और जो सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। इसका मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी अपने टाइम पर पूरी कर सकता है वो आदमी बिना किसी देरी। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो इसका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है डिले इन वर्क और इनकम्प्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी। अगर हम वापस जाएं अपने एग्जाम्पल पर तो ये है केस 1 की सिचुएशन जिसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे दी है और अथॉरिटी नहीं दी है, तो इसमें जो वर्क है वो डिले हो जाएगा या टाइम पर नहीं होगा अथॉरिटी न होने के कारण। इसका जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है वो है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी। तो इसका रिलेशन है हमारे एग्जाम्पल के केस 3 से जिसमें हमने अथॉरिटी बहुत ज्यादा दी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम दी थी। इस केस में वो पूरा मिसयूज कर सकता है अपनी अथॉरिटी का क्योंकि उसके पास बहुत ही कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रिंसिपल को फॉलो न करने का जो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है वो है ओवरबर्डन विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका रिलेशन है वापस से केस 1 से जिसमें उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये था सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल पर जो है डिसिप्लिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉइज अग्रीमेंट। इसका मतलब है कि जो एक कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उनके सेट ऑफ रूल्स है वो सभी को फॉलो करने चाहिए और जो सारे एम्प्लॉइज है उनको अपने एग्रीमेंट के हिसाब से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। साथ ही में जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो भी क्लीन एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, और जो सभी लोग हैं उनको अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए और जो भी लोग गलत काम करते हैं उन पे पेनल्टीज उसके हिसाब से ही लगानी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल में फेयोल कहते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो हर स्टेज पर बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो सुपीरियर लेवल पे हो या सबऑर्डिनेट लेवल पे हो। सभी को डिसिप्लिन से सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए और जो रूल्स हैं वो सभी पे एप्लीकेबल होने चाहिए, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो या फिर सुपीरियर्स हो। तो इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक कंपनी है कंपनी ए और एक कंपनी है कंपनी बी। तो कंपनी ए में सारे एम्प्लॉयज डिसिप्लिन से काम करते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं और जो भी उनके सुपीरियर्स ऑर्डर करते हैं वो सारे ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं, और साथ ही में जो सुपीरियर्स हैं वो भी अच्छे से अपना काम करते हैं और जो सुपीरियर्स हैं वो भी अपने सबऑर्डिनेट्स से किए हुए सारे वादे या कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, जैसे कि
उन्हें इंक्रीमेंट्स देना, प्रमोशन देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो कंपनी बी है उसमें सारे जो एम्प्लॉयज है वो इनडिसिप्लिन्ड होकर काम करते हैं, अपने ऑर्डर्स को या अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, और साथ ही में जो सुपीरियर्स है वो भी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर हम इन दोनों कंपनी को एनालाइज करें तो जो कंपनी ए है वो ज्यादा सक्सेसफुल होगी क्योंकि वो डिसिप्लिन से अपना काम पूरा कर रही है, साथ ही कंपनी बी फेल हो जाएगी अपने टास्क को पूरा करने में। तो इसीलिए जो डिसिप्लिन है वो एक कंपनी में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स इस प्रिंसिपल के। इसका जो पहला पॉजिटिव इफेक्ट है वो है सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी जो वर्किंग होगी वो सिस्टमैटिक तरीके से होगी। और इसका जो सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि अगर हम डिसिप्लिन से काम करें तो हम काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस भी कर सकते हैं, जिससे जो कॉस्ट होगी उसमें रिडक्शन आएगा और इसी से जो कंपनी है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब हम डिस्कस करते हैं अगर हम इसको फुलफिल नहीं करते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसका जो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है वो है डिसऑर्डर, कंफ्यूजन इन केओस। तो इसका रिलेशन है हमारी कंपनी बी से, जिससे हमने एग्जांपल में लिया था कि अगर हम डिसिप्लिन से काम नहीं करते हैं तो बहुत ही डिसऑर्डर होगा, कंफ्यूजन होगा, बहुत ही डिसबैलेंस होगा उस कंपनी के परफॉर्मेंस में, जिससे वो कंपनी का सक्सीड होना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है इसको फुलफिल न करने का वो है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। इसका मतलब है कि अगर हम डिसिप्लिन से काम न करें तो हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट भी कर देते हैं, जिससे कंपनी को बहुत नुकसान होता है। और इसका जो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है वो है डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब है कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस न हो तो सारे एम्प्लॉयज अच्छे से अपना काम कभी नहीं करेंगे, जिसके कारण जो काम होगा उसमें वो बहुत ही डिले करेंगे क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी पेनल्टीज या कोई भी पनिशमेंट्स नहीं है, इसीलिए वर्क को पूरा होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सब थे